स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल उन्नति एंड मैं हूँ राजदा भी। आज हम पढ़ने वाले हैं सम्राट का शासन। और सम्राट के शासन में हम 1858 से 1947 तक का जो भी सम्राट का शासन, इसको ताज का शासन भी कहते हैं। तो सम्राट का शासन या फिर ताज का शासन, जो कि 1858 से 1947 तक रहा है हमारे भारत में। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें। एंड आगे हम देखते हैं कि हमें सम्राट के शासन में आज क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सम्राट के शासन में 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे ना। यहाँ पर ये 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसके बारे में हम सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की इसकी बात करें, तो इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। यानी कि 1858 का जो विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद में 1858 से पहले जो शासन था वो कंपनी का शासन था, क्योंकि भारत में कंपनी पहले आई थी किसके लिए? व्यापार करने के लिए। उसके बाद में जब 1858 का विद्रोह हुआ है, तो उस टाइम पर जो भारत का जो शासन था पहले कंपनी के हाथ में था, उसके बाद में सीधे सीधे किसके हाथ में चला गया? महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया, महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। यहीं पर गवर्नर जनरल का जो नाम था, है ना, गवर्नर जनरल का जो पदनाम था, उसको बदल कर क्या कर दिया गया? उसको भारत का वायसराय कर दिया गया। इससे पहले 1858 से पहले हमने पढ़ा था जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, तो वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर गवर्नर जनरल जो था पद वो दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ? उसके बाद में भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल दिया गया। एंड जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, देन जो गवर्नर जनरल का जो पदनाम था, उसको बदल कर, उसको चेंज कर क्या कर दिया? उसको भारत का वायसराय कर दिया। यहीं पर हम देखेंगे कि जो लॉर्ड कैनिंग हैं, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ये क्वेश्चन वन लाइनर वाले क्वेश्चंस में एग्जाम्स में भी आता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो ऑप्शंस में दे देते हैं, है ना। लॉर्ड कैनिंग हैं, वॉरेन हेस्टिंग हैं, इस तरह से आपको दे देंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो लॉर्ड कैनिंग का होगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे वह भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्या होगा कि इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड, है ना, जो नियंत्रण बोर्ड था जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और जो निदेशक कोड था उसको क्या कर दिया? उसको समाप्त कर दिया था। जो द्वैध प्रणाली, जो द्वैध शासन प्रणाली जो चल रही थी इससे पहले, तो उस द्वैध प्रणाली को क्या कर दिया? उसको समाप्त कर दिया गया। फिर यहाँ पर इस 1858 के जो भारत सरकार अधिनियम है, इसमें एक नया पद लाया गया, और इस नए पद का नाम था भारत के राज्य सचिव, है ना। भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। जो ब्रिटिश कैबिनेट थी, उसमें जो भारत के राज्य सचिव का जो पद का जो सृजन हुआ, जो बनाया गया, उसमें ब्रिटिश कैबिनेट का क्या कौन था? सदस्य था। फिर भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया। यहीं पर जो भारत का सचिव जिसको बनाया गया, उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए 15 सदस्य परिषद का भी गठन किया गया। तो ये था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने उन्हीं को शामिल किया है, बाकी बहुत लंबा है। तो इन चीज़ों को हमें पढ़ना ही पढ़ना, इन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, है ना। 1858 में सीधा जो शासन था महारानी के हाथ में चला गया। गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय वायसराय कर दिया। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर दिया। द्वैध प्रणाली भी इस वजह से समाप्त हो गई। नए पद का सृजन हुआ, और जिस पद का नाम क्या था? भारत का राज्य सचिव, जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य भी था। तो ये था 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब हम देखेंगे जो 1868 का भारत परिषद अधिनियम है उसको, 18
1868 का भारत परिषद अधिनियम। 1868 के भारत परिषद अधिनियम में जो विशेषताएं थीं वो ये थी कि इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। जो विधायी शक्तियां थीं उनको क्या किया गया, इस वाले परिषद अधिनियम में इनको पुनः से यानी दोबारा से वह उन शक्तियों को वापस कर दिया गया। और जब वापस कर दिया गया तो इस प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहा गया ना। इससे पहले हमने जो पढ़ा था, जो मद्रास और जो मुंबई के जो प्रेसिडेंट्स थे, जो गवर्नर थे ना, उनकी जो शक्तियाँ थीं, जो विधायी शक्तियाँ थीं, उन्हें वंचित कर दिया गया था। लेकिन जब 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया तो वहाँ पर इनकी जो विधायी शक्तियाँ थीं वो इन्हें फिर से दे दी गई और इस प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहा गया। यहीं पर इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको क्या कर दिया, उसको उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। अब 1773 में हमने क्या देखा था, जो मद्रास और जो मुंबई के जो प्रेसिडेंट्स थे उनको किसके अधीन कर दिया गया था, उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। उसके बाद हमने 1833 के चार्टर अधिनियम में भी ये चीज़ को पढ़ा था, है ना। इसमें जो मुंबई और जो मद्रास के जो प्रेसिडेंट्स थे, इनकी जो विधायी शक्तियाँ थी उनको वापस ले लिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या किया, उनसे इन्हें वंचित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जब ये 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया तो यहाँ पर उनकी शक्तियों को पुनः वापस कर दिया गया। इस वजह से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। यहीं पर बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 एंड 1896 में विधान परिषदों का गठन हुआ ना। बंगाल में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में और जो पंजाब है, यहाँ पर जो 1862 ईस्वी, 1866 और 1897 में जो विधान परिषदों का गठन है वह हुआ। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिलिंग की संतुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र कितनी माह होती थी, ओनली 6 माह होती थी, है ना। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें जो वायसराय था, तो वायसराय को ये शक्ति हासिल थी कि जो आपातकाल की अगर स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश जारी करता है। और इस अध्यादेश की अगर अवधि की बात करें तो वह कितने मंथ थी, वह 6 मंथ थी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या विशेषताएं इसकी रही हैं, है ना। और याद करने के लिए, जैसे कि मद्रास मुंबई के जो प्रेसिडेंट, यदि हम इसको कनेक्ट करें 1773 से, तो जब आप 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे एंड 1833 का जो चार्टर एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें अपने आप से ही समझ में आ जाएंगी। जब आपने यहाँ पे पढ़ा तो ये चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्टिंग है, क्योंकि जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं या फिर जो भी न्यू भारत परिषद अधिनियम जो भी हुए हैं, तो इन सब में क्या हुआ था, मतलब एक के बाद एक, मतलब अब जैसे मान लीजिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, उसके बाद में जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो वह क्यों आया था, क्योंकि जो 1773 में जो भी कमियाँ खामियाँ रह गई थी उनको पूरा किया जाए। तो उसी प्रकार से जो पीछे के जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं या फिर भारत परिषद अधिनियम आए हैं, आगे जो निकलते रहते हैं, तो पीछे की जो भी चीज़ें होती हैं या तो उनमें उन चीज़ों को माइनस कर दिया जाता है या फिर आगे वाले में उनमें उनको प्लस कर दिया जाता है। तो इसके बाद में हमने क्या पढ़ना है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया। तो जो विधान परिषद थी, तो विधान परिषद के जो भी कार्य थे उनमें वृद्धि की, और उस जो बजट होता था ना, तो बजट पर जो कार्यपालिका के जो प्रश्न थे और कार्यपालिका के प्रश्न और उत्तर देने के लिए इसको अधिकृत किया, किसमें, विधान परिषद के कार्यों में।
कौन सा 1892 का भारत परिषद अधिनियम? इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्य के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप में चुनाव का प्रावधान किया। यानी इस अधिनियम में इस जो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें जो केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषदें जो थीं, उनमें जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी जो नियुक्ति होती थी उसको सीमित कर दिया ना, उसको सीमित कर दिया और परोक्ष रूप में चुनाव का प्रावधान, परोक्ष रूप का मतलब डायरेक्टली तौर पर चुनाव का प्रावधान किया। यदि हम चुनाव की बात करें तो जो चुनाव शब्द है, चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। यदि हम चुनाव शब्द की बात करें कि चुनाव शब्द का प्रयोग जो है वह इस अधिनियम में हुआ है, तो ऐसा नहीं है। चुनाव शब्द का जो प्रयोग है ये अधिनियम में नहीं हुआ था। यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। तो 1892 का ये भारत परिषद अधिनियम था, इसको हमने पढ़ लिया है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब हम आगे पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम, है ना, 1909 का भारत परिषद अधिनियम एंड इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना। 1909 का भारत परिषद अधिनियम है और 1919 का भारत परिषद अधिनियम है, यानी एंड जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कंपनी के शासन में जो रेगुलेटिंग एक्ट आए थे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। 1813 का ये भी चार्टर एक्ट इम्पोर्टेंट है। 1833 का चार्टर एक्ट इम्पोर्टेंट है। 1853 का चार्टर एक्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो परीक्षा में बनते हैं। तो ये इन चार्टर एक्ट्स को हैं और जो भारत परिषद अधिनियम को, इनको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन ही जाता है, कोई भी एग्ज़ाम चाहे आप क्यों ना ले लें, यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें किन किन विशेषताओं को शामिल किया गया, इनको हम पढ़ेंगे। हालांकि इस अधिनियम को यदि हम 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसकी बात करें तो इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं मार्लियामेंटो सुधार, है ना, सभी ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। जो मार्लियामेंटो सुधार था ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम ही था। इसमें इसको उससे जाना जाता है, उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड के भारत में राज्य सचिव थे, है ना। जो लॉर्ड मार्ले थे ये इंग्लैंड के थे, लेकिन ये सचिव कहाँ के थे, ये भारत के सचिव थे, राज्य सचिव। और जो लॉर्ड मिंटो थे ये भारत में वायसराय थे। यानी कि जो मार्ले थे ये थे राज्य सचिव एंड जो मिंटो था ये था वायसराय। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वन लाइनर वाले एग्ज़ाम में भी बनता है कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम और किस नाम से जाना जाता है ना, मार्लियामेंटो सुधार। बाकी आपको मार्लियामेंटो सुधार कौन से अधिनियम से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब यहाँ पर यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसने दोनों स्थानों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया, यानी कि जो विधान परिषद के जो कार्य थे उनका दायरा बढ़ा दिया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना इत्यादि। यानी जो बजट पर प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, और जो अनुपूरक प्रश्न होते हैं तो इन सब का संकल्प यहाँ पर किया गया, यानी यहाँ पर और भी कार्यों को बढ़ा दिया गया। 99 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय का, है ना, वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ संगठन बनाने का प्रावधान किया गया। यानी ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, इसमें सबसे पहली बार, है ना, पहली बार यदि बात करें तो किसी भारतीय को वायसराय ना और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ संगठन बनाने का प्रावधान भी किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि इस अधिनियम में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया। ये नाम आपको याद रखना है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यानी जो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, है ना, और जो विश्वविद्यालय थे और जो जमींदार थे, इन सभी के लिए जो
इन सभी के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी कर दिया गया। और इस अधिनियम ने प्रथम निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, यानी 1909 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919। यदि हम भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा यूपीएससी में बन जाता है। सीधी सीधी लाइनें ही उठा के रख दी जाती हैं। यदि आप इसको थोड़ा डिटेल से थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे देन यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में हम क्या पढ़ेंगे कि 20 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया। जो ब्रिटिश सरकार है इसने 20 अगस्त 1917 को ये पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्योंकि इससे पहले जो कंपनी आई थी वो यही बोलती थी कि नहीं हम तो व्यापार करने के लिए आए, व्यापार करने के लिए आए, व्यापार करने के लिए। उसके बाद में सीधा जो शासन था वह सम्राट के हाथ में भी चला गया, ताज के हाथ में चला गया, है ना। लेकिन 1917 में जो ब्रिटिश सरकार, उसने पहली बार ये घोषित किया कि हमारा जो मकसद था, है ना, भारत में आने का, वह किस चीज़ के लिए था, वह अपनी स्थापना करना था, अपनी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को माउंटबेटन जेम्स का सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार भी कहा जाता है। और मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि जेम्स जो थे ये कौन थे, ये भारत के वायसराय थे। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ। यहाँ पर यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक्करण, राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। यहाँ पर जो प्रांतीय जो थे, है ना, उनको पुनः दो भागों में विभाजित किया, एक तो हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की। यदि पूछा जाए कि भाई किस अधिनियम के द्वारा जो था पहली बार भारत देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू हुई, तो वह 1919 का भारत शासन अधिनियम था। इस प्रकार भारतीय पर विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया, जो आज भी चलती है हमारी द्विसदनीय। राज्यसभा अलग है एंड लोकसभा अलग है। नेक्स्ट, इस कानून ने संपन्न संपत्ति, कार्य, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इससे एक लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ, यानी इससे क्या हुआ, एक लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ, जो 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ना। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसी में जो लोक सेवा आयोग है इसका गठन हुआ था। और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। ये पर यदि बजट की बात करें तो क्या हुआ, जो केंद्र का बजट था उसको राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका जो कार्यकाल था वह 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें अभी हमें थोड़ा और पढ़ना है, 2-3 अभी 1935 का भी देखना है, 1947 का भी देखना है, बाकी 1-2 और रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर कर लेंगे। यानी कि जो हमारा बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है इसको कवर कर लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वह हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 1 ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतर ढंग से समझा पाऊँ
एंड जितने भी पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं वह आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं किया है मैंने, जिससे कि आपको लगे कि ये एक बुक ही पढ़ रहे हैं। तो मैंने उसी हिसाब से जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हीं पॉइंट को उठाया है जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकें। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर यदि आप आए हैं तो आपने वीडियो देखा भी है और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। एंड यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएँ और वहाँ पर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद।